is given in the introduction of the chapter. What do you mean by the term biomolecules? ठीक है, बायो वर्ड का मतलब है यहाँ पे लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स दोज मॉलिक्यूल्स विच एक्चुअली फॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग सिस्टम। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम उसे डिफाइन करें तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी लिविंग सिस्टम जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि ऑल दोज मॉलिक्यूल्स विच आर कार्बन कंपाउंड्स एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द लिविंग सिस्टम, ठीक है, whether they may be the plant tissues or it may be the animal tissues, they are known as biomolecules। ठीक है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जिनका नेचर कैसा है, केमिकली को क्या है, कार्बन के कंपाउंड है और उनको हमने किससे आइसोलेट किया है, किसी भी लिविंग सिस्टम में से आइसोलेट किया है, चाहे हमने कोई प्लांट टिश्यू ले लिया है, चाहे हमने कोई एनिमल टिश्यू ले लिया है, तो उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो कहते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स को बेशक हम लिविंग सिस्टम से ही आइसोलेट करते हैं, पर उनका फंक्शन जो है वो भी लिविंग सिस्टम से ही रिलेटेड है कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो लिविंग सिस्टम्स जो है उनके अंदर वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो देखो वो वैरायटी ऑफ फंक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो लिविंग सिस्टम्स जो है उनको बनाने वाले इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो जो भी इनके अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सबको उन्होंने क्या करना है, रीजनरेट करने का भी उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है, या फिर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही हैं तो फिर उनमें प्रेजेंट जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, जो कैसा नेचर रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर रखते हैं, उनके ब्रेकडाउन की वजह से उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना वो सिस्टम को मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो लिविंग सिस्टम की जो वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, चाहे एनाबॉलिक है चाहे कैटाबॉलिक है, उन रिएक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया है, दीज में भी द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और दीज में भी द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। देखो ये भी नेम से पता लग रहा है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो है ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन जो है उससे ज्यादा है। ठीक है, डाल्टन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट की हायर यूनिट होती है, तो अगर कहते हैं कि उनकी रेंज जो है वो 10,000 डाल्टन या फिर 10,000 डाल्टन से अबव आती है तो फिर वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और जनरली तो कहते हैं कि केमिकल एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी प्लांट टिश्यू का या किसी भी एनिमल टिश्यू का, जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें वो जनरली कौन से पूल के अंदर मिलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल कौन सा है, दो चीजें थी उसके अंदर, एक रिडेंटेड था एक फिल्ट्रेट था। ठीक है, तो ध्यान दो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल कौन सा होगा। अभी केमिकल एनालिसिस के बारे में बता दूं फिर तुम्हें पता लग जाएगा। हाँ जी, उसके बाद देखो एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो तीन चीजें तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आनी है। एक उसके अंदर प्रोटीन्स आ जाएंगे, एंड अदर नेम फॉर द प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। एक उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नेम है पॉलीसेक्राइड। सेक्राइड वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग होता है शुगर मॉलिक्यूल। उसके बाद वो कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीसेक्राइड्स के अलावा उसके अंदर और क्या आ जाते हैं, तो उसके अंदर जो है हमने लिपिड्स को भी रखा हुआ है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स को भी रखा हुआ है। ठीक है, अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे लिपिड्स को लेकर कि लिपिड्स जो है उसका मैंने आपको बताया था कि उनके अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से अबव नहीं है, और किस वजह से वो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आ गए हैं वो भी आपको मैंने उसका रीजन बताया था कि वो सेल मेम्ब्रेन्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो वाटर सॉल्युबल पूल जो है उसके अंदर नहीं आ पाते, ऐसे सॉल्युबल पूल में नहीं आते, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में एक्सीडेंटली आ गए हैं। बेशक उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से अबव नहीं है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसी से देखो हमें उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स भी पता लग जाती है। अगर हम कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन है तो फिर उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स कौन सी है, अमाइनो एसिड। अगर हम कहते हैं हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स है, कार्बोहाइड्रेट है यानी, तो इसका मतलब उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स कौन सी होगी, ग्लूकोज होगी। ठीक, उसी तरह से अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है, तो उसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड होगी, न्यूक्लियोटाइड होगी। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की भी एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, वो बाद में
अब है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो है उनकी जो रेंज है वो सिर्फ 18 से लेके 800 डाल्टन्स के अंदर, ठीक है। 18 से लेके 800 डाल्टन्स तक जो मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और कहते हैं कि इफ वी डू द केमिकल एनालिसिस एंड दे आर ऑलवेज फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, हमेशा हमें वो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मिलेंगे, ठीक। और इसीलिए हम इनको जो है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर देखो एक पॉइंट मैंने इसमें और ऐड किया कि द एसिड सॉल्युबल पूल इट रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो साइटोप्लाज्म जो है उसकी कॉम्पोजिशन को बनाते हैं, जबकि जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि उस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक, फिर से सुनो, मैंने ये बोला कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो साइटोप्लाज्म यानी जो फ्लूइड लाइक अपीयरेंस रखता है उसकी कॉम्पोजिशन को बनाते हैं, पर उसमें फ्लोट कर रही जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, देखो उसमें क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रही होंगी। इट मे बी माइटोकॉन्ड्रिया, इट मे बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स हैं, कई कुछ है ना ऐसी चीजें। तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिपिड्स, ठीक। तो लिपिड्स किसके कंपोनेंट हैं बताओ? सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट। सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा हुआ है हमने, उसमें आपको बताया था। अब देखो उसके बाद आपको ये बताया हुआ है कि हाउ द लिपिड्स जिनका की मॉलिक्यूलर वेट कम है 800 डाल्टन्स के आसपास ही रहता है, पर कैसे वो किसके अंदर आ गए हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ गए हैं। तो उसमें हमने लिखा है कि लिपिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड एंड इट इज अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सेल में प्रेजेंट जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं या फिर किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर लिपिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेन वी डू द ग्राइंडिंग ऑफ द लिविंग टिश्यूज, जब हम कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं उसकी हम ग्राइंडिंग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन्स है वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और उनके ब्रेक होने के बाद जो लिपिड्स हैं वो हमें स्मॉलर पीसेस की फॉर्म में नजर आते हैं, जिनके वेसिकल्स बन जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप अगर वाटर लेते हैं तो वाटर की सरफेस पे आप सॉइल डालते हो तो सॉइल वेसिकल्स का रूप लेके उस पर क्या करने लग जाता है? फ्लोट करने लग जाता है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि यहाँ पे भी लिपिड्स का जब आप लिविंग टिश्यू के उसकी ग्राइंडिंग करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन्स में से लिपिड्स बाहर आके वेसिकल्स की फॉर्म में फ्लोट करने लग जाती है, और ये वाटर सॉल्युबल वेसिकल्स नहीं होती। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बेशक उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से कम है, पर वो किसके साथ आ गई है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ एसिड इन सॉल्युबल पूल कहते हैं, ठीक है। तो बस अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एग्जैक्ट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएंगे। और लिपिड्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में नहीं होने चाहिए थे, पर एक्सीडेंटली वो कैसे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में आ गए हैं वो आपको बताया गया। ओके स्टूडेंट, आप देखो इसकी केमिकल एनालिसिस हमने कैसे की थी। शुरुआत में आपको बताई हुई है, हम कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है। इट मे बी एनी प्लांट टिश्यू और इट मे बी एनी एनिमल टिश्यू। तो फॉर एग्जाम्पल प्लांट टिश्यू में अगर आपने कोई वेजिटेबल ले लिया या फिर एनिमल टिश्यू जो है उसमें कहते हैं कि कोई भी एनिमल का एक ऑर्गन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ लीवर यू हैव टेकन, देन ग्राइंड इट। उसके बाद हमें उसको ग्राइंड करना है और उसके अंदर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने यूज किया है वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है बेटे। जिसका फॉर्मूला क्या होगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का? Cl3CCOOH, ठीक है। ट्राइक्लोरो मतलब कार्बन के साथ कितने क्लोरो है? C क्लोरो है और COOH के साथ, तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब क्या किया? ग्राइंड करने के बाद उसकी एक थिक स्लरी तैयार करी, ठीक है। तो वी मेक अ थिक स्लरी, देन वी स्ट्रेन इट। उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लिया और उसके बाद कॉटन क्लॉथ आप यूज कर लेंगे या कोई भी आपके पास मसलिन क्लॉथ है उसको स्ट्रेनिंग के लिए यूज कर लेंगे। अब क्या होगा? हमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन 1 जो है वो इस केस में क्या है? फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट वो है जो फिल्टर होने के बाद नीचे चले गया टेस्टों में, वो फिल्ट्रेट है, ओके। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एसिड सॉल्युबल पूल भी कह सकते हैं। तो फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल। तो अब देखो एसिड सॉल्युबल पूल में हमें कौन से बायोमॉलिक्यूल्स मिल रहे थे? एसिड सॉल्युबल पूल में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। इसका मतलब इसके अंदर हमें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिले। अब वो कहते हैं कि कुछ जो है जो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे वो कहाँ रह गए?
रिटेंटेड के अंदर भी रहते हैं। तो सेकेंड इज रिटेंटेड, जिसको हमने क्या बोला है, एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला है, उसमें हमें क्या मिलेंगे, बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स मिलेंगे। ओके बेटे, इतना काम करने के बाद फॉर आइडेंटिफाइंग द केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हम अब इसमें पता लगाना चाहते हैं कि इनका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, क्या वो ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं या ऑर्गेनिक नेचर के अलावा उसमें कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो नहीं है। तो उसके लिए हम एनालिसिस जो है उसकी करते हैं। तो उस केस में वो कहते हैं कि हम केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं केमिकल सेपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता तुमने वो चैप्टर कर लिया होगा, क्रोमेटोग्राफी वाला सेपरेशन टेक्निक्स वाला चैप्टर कर लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक में है वो, कट गया, खुश हो गए बच्चे। चलो कोई बात नहीं, उसमें कई सारी टेक्निक्स बताई हुई हैं अलग अलग केमिकल्स जो है वो सेपरेट करने की, सेपरेशन टेक्निक्स उनको कहते हैं। तो उन सेपरेशन टेक्निक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स जो है उनका केमिकल एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी हमें पता लग जाता है। तो कहते हैं कि इन केमिकल सेपरेशन टेक्निक्स की हेल्प से हमने कुछ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, ठीक बेटे। तो उसमें वो कहते हैं कि ऑल द कंपाउंड्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज दे आर द बायोमॉलिक्यूल्स ओनली। और इसके साथ साथ हमें ये पता लगा कि अगर हमारे पास 100% जो है कोई मास है, कोई कंसेंट्रेशन है, तो उसमें से 90% उस चीज को बनाने वाले जो है वो कैसा नेचर रखते हैं, ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं, ठीक है। पर 10% उसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनऑर्गेनिक जो कार्बन के कंपाउंड नहीं है वो इनऑर्गेनिक में आते हैं, और जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। तो आपको पता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि कार्बन ने अपने मैक्सिमम कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, ठीक है। तो हर एक बायोमॉलिक्यूल जो आपको ध्यान से देखो, उसके अंदर या तो कार्बन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए फिर देखो अब प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसमें से जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको तुमने अलग करना है। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो है उनको सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने के लिए वो कहते हैं कि अलग अलग हमारे पास टेक्निक है। सर्टेन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना वो वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। वॉलेटाइल मतलब कि अगर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो गैशियस नेचर की फॉर्म लेके उड़ जाएंगे। तो अपने आप जो चीज हमारे पास नीचे बचेगी वो ऑर्गेनिक होगी। उससे पहले देखो एक चीज उसने और बताइए आपको कि वे आर स्मॉल अमाउंट ऑफ द लिविंग टिश्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू जो है जो हमारे पास प्रेजेंट है आफ्टर ग्राइंडिंग, उसका हमने क्या किया, एक वेट ले लिया। देखो अभी तक मैंने उसमें से जो भी इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको सेपरेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तब उसमें ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, और उसका मैंने क्या ले लिया, वेट ले लिया। मॉइस्चर उसके अंदर ही मौजूद है, इसका मतलब ये वेट उसका कौन सा वेट होगा, ये इसका वेट वेट होगा, ठीक। अब क्या किया, मेजर करके रख लिया कितना इसका वेट है। अब दूसरी बार में हमने क्या किया है, उसको हमने वाटर जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हमने क्या करवाना है, इवैपोरेट करवाना है। तो इवैपोरेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको लिविंग जो मास है उसको, जो भी सॉल्यूशन है स्लरी की फॉर्म में, उसको हीट कर देंगे। हीट करने से उसमें से वाटर जो है वो इवैपोरेट कर जाएगा। फिर से वेट ले लेंगे, ये वेट कौन सा होगा, ड्राई वेट, ठीक बेटे। अब वो कहते हैं कि ड्राई वेट जब हमने ले लिया, उसके बाद जो हमारे पास अब लिविंग टिश्यू बचा है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें से लिविंग टिश्यू जो है उसमें से उसको क्या कर देना है, बर्न कर देना है, ठीक है। बर्न करने का मतलब सिंपली जो भी चीज हमारे पास है उसको हमने क्या करना है, फायर कर देना है, बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद क्या होगा, हर एक चीज के जलने के बाद क्या बचता है, उसकी ऐश बचती है। तो अब हमारे पास ऐश आ जाएगी, और फिर उस ऐश को अगर हम स्टडी करेंगे तो कहते हैं कि उस ऐश के अंदर हमें मेजॉरिटी ऑफ जो एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलेंगे वो इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऐश को जब हमने स्टडी किया तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीजें मिली, हमें उसके अंदर मैग्नीशियम मिला, कैल्शियम मिला, ठीक। तो ये सारे इनऑर्गेनिक नेचर रखते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनको हमने सेपरेट कर लिया, किससे, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो इस तरह से हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के ही एस्पेक्ट किसमें से मिलते हैं, लिविंग जो सिस्टम है उसमें से मिलते हैं, ठीक बेटे। आपको कहते हैं कि एक और चीज है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ना वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड ऑन देम, ठीक है। हम ये तो कहते हैं कि ये सारे क्या होंगे, कार्बन के कंपाउंड होंगे,
कंपाउंड जो है उसमें भी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन से है उसके बेसिस पे वेरिएशन है। ठीक है, कुछ उसमें से हो सकता है किसी कार्बन चेन पे क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, इसका मतलब वो एल्कोहल्स है। और कईयों पे क्या अटैच है, CHO ग्रुप अटैच है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। कईयों पे कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो तो वो कीटोन्स है। ठीक है, कईयों में कार्बोजाइलिक एसिड्स है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर अटैच्ड ऑन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव लेटर divided it into different categories on the basis of what kind of functional group they contain. तो उसमें से कुछ अल्कोहलिक होंगे, कुछ एसिड्स होंगे, कुछ कीटोन्स होंगे, कुछ कार्बो जो भी है वो सारे बचेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कहते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं उस लिविंग सिस्टम के अंदर जो क्या है बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। तो देखो बेंजीन के डेरिवेटिव्स की पहचान तुम कैसे करते हो लेबोरेटरी के अंदर, तो वो एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक वर्ड अगर यूज किया मतलब उसका क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमा है। ठीक है, फ्रेग्रेंस है। तो बेंजीन जो है ना, जब भी बेंजीन की बोतल आप ओपन करते हैं तो हमेशा उसमें आपको कैसी खुशबू आती है, आपको एलिमेंट्स की खुशबू आती है, बादामों जैसी खुशबू आती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वो जो हमारे पास जो भी चीज बनती थी जिसमें से हमने इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी अलग कर लिया था और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी अलग कर लिया था और फिर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी अलग अलग क्लासेस बना ली थी कि ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, ये कीटोन्स है। ठीक, उसके बाद उसका एरोमा लिया, चेक किया उसको कि क्या ये जो है वो सिंपल कंपाउंड है कार्बन के या ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है कार्बन। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर वो कैरेक्टरिस्टिक एरोमा रखते थे तो फिर उनको किस कैटेगरी में रख दिया, एरोमेटिक कंपाउंड्स में रख दिया। तो इस तरह से हमने बायोमोलिक्यूल्स जो है उसकी डिटेल एनालिसिस। ठीक है, बस ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए डोंट वरी, ये सिर्फ तुम्हें बताया गया है कि इतना कुछ करने के बाद सिर्फ ओवरऑल कंक्लूजन एक ही लाइन का निकला है और वो ये है कि अगर लिविंग टिश्यू के अंदर 100% हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसमें से 99 क्या होगा, 99 भी ज्यादा हो जाएगा, 95 तक ले लो, चलो 95% उसके अंदर ऑर्गेनिक है और बचे हुए 5% उसके अंदर इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में वो सारे एलिमेंट और कंपाउंड है जो कार्बन ये कंपाउंड नहीं है। ठीक, अब ये हमें लर्न नहीं करना, ये सिर्फ एक स्टोरी थी। तो उसके बाद हम आगे मेन टॉपिक पे टाइप्स ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कितने तरह के हैं। तो नंबर 1 उसमें आपको उसने बताया है प्रोटीन्स के बारे में या पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में। ठीक है, अनदर नेम फॉर द प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। तो व्हाट आर देयर मोनोमेरिक यूनिट्स, एज यू नो दैट प्रोटीन्स दे आर द पॉलीमर्स, दिस मींस दे आर मोनोमेरिक यूनिट्स, दे आर द अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो when so many amino acids they are joined together in a chain like fashion with the help of certain bonds। कौन से बॉन्ड होंगे, तो अमीनो एसिड्स के बीच में यहाँ पे बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं हमको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसलिए प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो अमीनो एसिड्स को एक अमीनो एसिड को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे वो आपको बताने जा रहे हैं कि वन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, एक अमीनो एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो कहते हैं कि एक अमीनो एसिड जो है ना वो एक सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an amino group and acidic group as a substituent of the same carbon and they are the substituted methane। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये कार्बन हो गया हमारा सेंटर में। ठीक है, इस तरह से उसकी चारों तरफ क्या अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच। आपको कहते हैं कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी वैलेंसी है, सब बच्चों को मालूम है, टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की। मतलब उसकी चारों पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहाँ पे चारों पोजीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहे हैं, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको कहते हैं कि अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड्स जो है वो इस तरीके से बनते हैं कि अगर एक उसका जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला इसका भी सब्स्टिट्यूशन कर दे, इस राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन का भी सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ना हाइड्रोजन, ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए, सिर्फ एक हाइड्रोजन हमने उसके ऊपर रखना है एज इट इज। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे यहाँ पे हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, अमाइन ग्रुप लगा दिया है। अमाइन दैट इज NH2, अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। एक हाइड्रोजन उसमें से हट जाता है तो बनने वाली चीज को अमाइन कहते हैं। क्लियर है?
तो यहाँ पे एक साइड पे NH2 ग्रुप आ जाएगा और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करके वहां पे कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसका फॉर्मूला है COOH। देखो उसको अगर हम बोल के लिखते हैं तो ये होता है, ये चीज होती है, ठीक है, ऐसे क्लियर है ना। तो इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप करते हैं और जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो एज इट इज रहेगा और जो नीचे वाला हाइड्रोजन ये है इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और इसकी जगह पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया है, एल्काइल ग्रुप आ गया। तो कहते हैं कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दिस एल्काइल ग्रुप मे बी एनीथिंग, इट मे बी मिथाइल, इट मे बी इथाइल, ठीक है, और एनी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल, ठीक है, कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल यहाँ पे हो सकता है। तो R यहाँ पे कैसा ग्रुप है, एक वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप का मतलब है कि वो अलग अलग जो एल्काइल ग्रुप्स है उनसे उनका क्या होता रहता है, सब्स्टिट्यूशन होता रहता है। तो उसी के बेसिस पे देखो हमारे पास कितने तरह के अमाइनो एसिड यहाँ पे बताई हुई है। वी हैव 3 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हमारे पास ग्लाइसिन है अमाइनो एसिड, ठीक है बेटे, तो ग्लाइसिन बिल्कुल सिंपल है। ग्लाइसिन में कार्बन सेंटर में प्रेजेंट है और देखो टॉप पे भी हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 है, राइट हैंड साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जहाँ पे वेरिएबल ग्रुप R प्रेजेंट था ना उसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। तो फिर यहाँ पे ग्लाइसिन आ जाएगा। मैं पेज नंबर नेक्स्ट वाले पे हूँ जहाँ पे साइड में आपको रहेगा उसमें, ठीक है बेटे। अगर एलेनिन की बात कर रहे हैं तो एलेनिन में जो वेरिएबल ग्रुप था बाकी सारे ग्रुप सेम रहेंगे। वेरिएबल ग्रुप जो है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, मिथाइल CH3 मिथाइल। मिथाइल कैसे बना, मीथेन का सब्स्टिट्यूशन होने से उसमें से एक हाइड्रोजन चले जाए तो मिथाइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड जो बनेगी वो कौन सी हो जाएगी, एलेनिन हो जाएगी। और थर्ड केस में देखो वी हैव द अमाइनो एसिड सीरीन और सीरीन जो है वो उसे हम हाइड्रोक्सी मीथेन कह सकते हैं, ठीक है बेटे, हाइड्रोक्सी मिथाइल नॉट मीथेन, मीथेन CH4 होगा। देखो हाइड्रोक्सी मिथाइल इसको मैंने कैसे कहा, मिथाइल जो है वो CH3 होना था, मिथाइल जो है वो CH3 होना था, ठीक है। इसको खोल के अगर मैं लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ CH2 और यहाँ पे H ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब ये H जो है उसको हटा के यहाँ पे क्या आ गया है, OH आ गया, तो इसलिए ये हाइड्रोक्सी मिथाइल है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। तो ये सीरीन हो गया। तो बस 3 अमाइनो एसिड हमने याद रखनी है। अगर सिर्फ H आया है बाकी सारी चीजें एज इट इज है तो फिर कौन सी अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन है। अगर CH3 आया है तो उस केस में कौन सी अमाइनो एसिड है, एलेनिन है। और अगर CH2OH आ गया है तो अमाइनो एसिड सीरीन है, ओके बेटे। अब देखो उसी के साथ मैंने आगे लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द एसिडिक और द बेसिक ग्रुप, ठीक है, कितने एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, कितने बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड्स को 3 कैटेगरीज के अंदर रखा है। इसमें भी एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो व्हाट आर एसिडिक अमाइनो एसिड्स, दोज अमाइनो एसिड्स इन विच द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स दे आर मोर एज कंपेयर टू द अमाइन ग्रुप, ठीक है। तो एसिडिक ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ज्यादा है अमाइनो ग्रुप के कंपैरिजन में तो इसका मतलब एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो देखो बेसिक जो है वो होंगी जिसके अंदर अमाइन ग्रुप ज्यादा होंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से आता है और अमोनिया का डेरिवेटिव यहाँ पे अमाइन है, ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स वो होंगे जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों ही यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप क्या होंगे, बराबर होंगे, ओके बेटे। अब अगले पेज पे चलो। अगले पेज पे आपको 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने आपको ये बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर नंबर A जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अमाइनो एसिड का वो स्ट्रक्चर है जब हम उसका pH कौन सा रखते हैं, बेसिक रखते हैं। तो तुम्हारी बुक में वो लिखा नहीं हुआ पर मैंने उसको केमिस्ट्री की बुक में भी सेम चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स का और दोनों को स्टडी करके फिर मैंने ये पता लगा लिया कि ये फर्स्ट वाला जो pH है वो बेसिक है, ठीक बेटे। तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको नीचे हम लिखोगे कि जब हम बेसिक मीडियम रखते हैं pH का उस समय अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका आयोनिक स्ट्रक्चर हमें इस तरीके का नजर आता है, ओके बेटे। अब उसके बाद देखो B पे बच जा रहा, C पे जाओ तो C वाला जो स्ट्रक्चर है वो अमाइनो एसिड का वो स्ट्रक्चर है जो हमें एसिडिक मीडियम में नजर आता है, ओके। एंड सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर है वो उसका
वो स्ट्रक्चर है जो आपको न्यूट्रल मीडियम में नजर आता है। न्यूट्रल मीडियम में जो उसका स्ट्रक्चर हमें नजर आता है उसको हम उसका ज्विटरलैंड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, देखो कहीं पर ज्विटरलैंड लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है बेटे, ज्विटरलैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब तुम 12th क्लास के अंदर हो सकता है तुमने 11th में ही पढ़ लिया हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़े? कोई बात नहीं, जब भी तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो तुम्हें ज्विटरलैंड स्ट्रक्चर, अच्छा वो पढ़ लिया होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम्हें मैम से पूछ लेना, केमिस्ट्री वाली मैडम तुम्हें कहेंगे कि ज्विटरलैंड स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक बेटे, अभी मैं सिर्फ तुम्हें एज अ बायोलॉजी टीचर तुम्हें बता रही हूँ कि ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर जो अमाइनो एसिड्स का है वो हमारा जो लिविंग सिस्टम है ना, हमारे लिविंग सिस्टम में जितने केमिकल रिएक्शंस जिस मीडियम में होती है वो एक्चुअली न्यूट्रल मीडियम होता है ज्यादातर। ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस हमारी न्यूट्रल मीडियम से होती है। ठीक है, उसको हमारा ज्विटर आयनिक फेज कहते हैं। और ज्विटर आयनिक फेज जो है उसमें एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो बराबर रहते हैं। बहुत सारा एसिडिक कंडीशन भी नहीं और बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन भी नहीं, उस तरह की कंडीशंस में हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखो हम इसी के साथ में इसमें आपको बताए हुए हैं, उसके नीचे ना उसमें न्यूक्लिक एसिड्स वाला ले लिया और फैट वाला ले लिया, पर मैंने इसको क्या कहते हैं प्रोटीन्स को यहाँ पे कंटिन्यू किया है इसके साथ कॉपी में, तो इसलिए मैं आप अमाइनो एसिड डिस्कस करिए तो मैं प्रोटीन लूंगी डायरेक्टली पहले। ठीक है, तो मैं इसके साथ ही प्रोटीन्स का डिस्कस कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो उसमें देखो मैंने आपको ये बताया है कि प्रोटीन्स जो है दे आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं और वो क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन्स हमेशा पॉलीमर्स होते हैं, मतलब उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। और किसके पॉलीमर होते हैं? तो कहते हैं कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स जो है उसमें लीनियर फैशन में अरेंज्ड होती है और पेप्टाइड बॉन्ड से एसोसिएटेड होती है और बनने वाले कंपाउंड को हम प्रोटीन कहते हैं, इसलिए प्रोटीन एक पॉलीमर है। अब वो कहते हैं कि पॉलीमर भी फिर दो तरह के हो सकते हैं, दे में भी होमोपॉलीमर और दे में भी हेटेरोपॉलीमर। एक बेटे नाम से ही पता लग रहा है, होमोपॉलीमर का मतलब है कि सारी मोनोमेरिक यूनिट सेम है, अगर मोनोमेरिक यूनिट डिफरेंट है तो फिर हेटेरोपॉलीमर है। तो प्रोटीन जो है वो कहते हैं कि हमेशा एक हेटेरोपॉलीमर होता है। ठीक है, वो कभी भी होमोपॉलीमर नहीं, ये तुमने याद रखना है कि प्रोटीन्स को बनाने वाली अमाइनो एसिड कभी भी सेम नहीं हो सकती, उसको बनाने वाली अमाइनो एसिड हमेशा डिफरेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जब आप 12th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसके अंदर आप एक प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आरएनए से प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन अलग अलग अमाइनो एसिड्स की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, मैं 2 लगाऊंगी, जैसे बेशक एक्स का बोल